तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम एफान को देख पाते हैं जो कि एल्डर जैंग से मिलने पहुंच चुका था। यहाँ पर एल्डर जैंग उसे बताने लगे कि हमारे एंसेस्टर उनकी लाइफ के आखिरी दिनों में कहा थे ये अभी भी एक मिस्ट्री है। एक बार वो लगभग 2 या 3 सालों के बाद वापिस आ गए और वो अपने साथ 2 छोटे बच्चों को लेके आए थे जिनके माथे चमकदार और सिल्वर ब्लडेड आँखें थी। मैंने अपने हाथों से उन बच्चों की ब्लड लाइन को सप्रेस किया। ये बच्चे बड़े हो गए और इन्होंने ह्यूमन लड़की से शादी करके अपनी फैमिली को आगे बढ़ाया। ये जनरेशन से चलती आ रही फैमिली है और इन्हीं 2 बच्चों के वंशज है लेइबो और वांगशु। तो एफान उन्हें बताने लगा कि मैंने पर्पल माउंटेन में ऐसे क्रीचर्स का मुकाबला किया था, वो काफी ज्यादा पावरफुल थे। तो लेइबो और वांगशु के पास भी उन्हीं की जैसी पावर्स होंगी। आपके एंसेस्टर ने सोच समझ कर ही उन्हें आपके क्लैन में लाया था क्योंकि वो चाहते थे कि यही आपके क्लैन को प्रोटेक्ट करे। सो मैंने डिसाइड किया है कि कुछ दिन मैं ही इन्हें ट्रेनिंग दूंगा। जो सुनते साथ ही एल्डर ने तो एफान के सामने अपना सिर झुका दिया। अब अगले ही दिन एफान इन दोनों की ट्रेनिंग लेना शुरू कर देता है। एफान इन दोनों को बता रहा था कि कल्टीवेट करने से ये काफी पावरफुल बन सकते हैं, इनके पास स्पेशल एबिलिटीज होगी। मगर ये दोनों तो वहीं पर खर्राटे मारने लगे। एफान ये देखकर ही समझ गया कि इन्हें अलग तरीके से ट्रेनिंग देने पड़ेगी, तो वो उन्हें लेकर क्लिफ के एज पर पहुंच जाता है। वो कह रहा था कि तुम दोनों आलसी हो, मेडिटेट करने के नाम पर तुम दोनों भी सोते रहोगे, इसलिए मैं अलग मेथड का यूज करके तुम्हारी सी ऑफ सफरिंग को ओपन करना चाहता हूँ। और फिर क्या एफान ने इन दोनों को क्लिफ से नीचे धक्का दे दिया। उसे पोंगबो की याद आ रही थी, वो बंदा भी बिल्कुल इनके जैसा ही आलसी था। तो एफान ने इन दोनों को बताया कि अपनी डिवाइन पावर को फील करो वरना तुम मारे जाओगे। अपने सारे थॉट्स को एक जगह पर लेके आओ, सिर्फ डिवाइन पावर को हासिल करने के बारे में सोचो। अब इन्हें तो मरने की कोई जल्दी नहीं थी, तो इन्होंने डिवाइन पावर को फील किया। इन्हें लग रहा था कि अरे काम तो हो चुका है, और जैसे इनका फोकस हटा वो पावर तुरंत ही डिसअपियर होकर ये दोनों भी धड़ाम से नीचे गिर गए। अब एफान ने इनके सामने एक स्टोन पिलर रख दिया। लेइबो तो उसे आसानी से उठा लेता है, मगर एफान ने उस पर अपनी ब्लैक एंड येलो ची पावर का हल्का सा ट्रेस ऐड कर दिया था। ये एनर्जी एक माउंटेन जितनी भारी है। तो एफान उन्हें बताने लगा कि तुम दोनों को इसे माउंटेन के टॉप पर लेके आना होगा, मैं वहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। और अब एफान ने भी माउंटेन के टॉप पर आकर अपनी कल्टीवेशन की शुरुआत कर दी। वो अपने क्रिस्टल की एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हुए परामिता के गेट के सामने पहुंच चुका था। यहाँ पर एफान उस गेट पर अपनी ढेर सारी पावर का इस्तेमाल करने लगा, लेकिन इतनी पावर उसे कम पड़ गई जो देख एफान भी मायूस हो जाता है। वो कह रहा था कि इस दुनिया में फंसे हुए 5 साल पूरे हो गए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपने पेरेंट्स से कभी भी मिल नहीं पाऊंगा ना, मैं इस दुनिया में अपना वक्त जाया नहीं कर सकता। सो यहाँ पर एफान ने हेवनली सोर्स बुक को पढ़ना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि मुझे कुछ भी करके अपने घर वापस जाना है, और अब उसने स्टार्स की एसेंस को भी एब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया, जिसका तरीका इस हेवनली सोर्स बुक में लिखा हुआ है। वही दूसरी तरफ लेइबो और वांगशु उस पिलर को उठाकर ठीक 15 दिनों के बाद माउंटेन के टॉप पर पहुंच गए, जहाँ पर एफान जिस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था वो काफी तेजी से ग्लो करने लगा। वेल ये एक सिंबल था यूथफुल स्पिरिट का। ये दोनों बंदे इस दरख्त को ग्लो होता हुआ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये पेड़ लगभग 800 सालों से डेड था, मगर आज मानो उसमें नई जान आ गई। साथ ही हमें एफान के माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जिसने फाइनली परामिता के गेट को ओपन करते हुए डाओ पैलेस realm पर एंटर किया। लेइबो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर कह रहा था कि भाई यार तुमने तो ब्रेक थ्रू कर लिया, तुम्हारी बॉडी से एक इमॉर्टल जैसी एनर्जी रिलीज हो रही। उतने में एफान कल्टीवेशन से बाहर आकर कहने लगा कि और हाँ तुमने भी ये कर दिखाया। एफान इन दोनों की स्ट्रेंथ से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ था। भले इन दोनों ने हाल ही में कल्टीवेशन की शुरुआत की होगी, मगर इनके पास डिवाइन ब्रिज realm वाले कल्टीवेटर जितनी पावर्स थी। ये नॉलेज इन्हें अपनी एंशिएंट रॉयल फैमिली से हासिल हुआ होगा। तो एफान उनसे कहता है कि चलो आज डिनर के लिए घर जाएंगे। इधर क्लान में किंग शासेक के लोग पहुंच चुके थे। उन्होंने आते साथ ही वहाँ पर हंगामा मचाना शुरू कर दिया। वो लोग कह रहे थे कि तुम्हारे क्लान के एक बंदे ने स्टोन फाइटिंग शॉप में हंगामा खड़ा करके हमारी यंग मास्टर लियू चिंग को एक ही फटके में मार दिया। हमें तो लगा था कि वो बंदा किसी बड़ी ही खतरनाक फैक्शन का मेंबर होगा, मगर वो तो इस स्टोन विलेज से बिलोंग करता है। खैर मैं यहाँ पर तुम सभी को मारने आया हूँ, लेकिन उससे पहला तुम्हें मेरे लिए माइनिंग करनी पड़ेगी। जब तक तुम लोग सोर्सेज ढूंढोगे तब तक सरवाइव करोगे। तो एल्डर जैंग उसे बताने लगे कि हमें तो माइनिंग करना भी नहीं आता, पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा कि हम माइनिंग कर सकते। अब ये सुनते साथ ही उस बंदे ने इन सभी पर अटैक करना शुरू कर दिए, मगर उसी वक्त वहाँ पर एक शैडो अपीयर हो गई। दरअसल ये लेइबो और वांगशु की स्पीड थी। वो बंदा उन दोनों को देखकर थोड़ा सा पैनिक हो जाता है, मगर वो उन्हें धमका रहा था कि अगर तुमने हमारे बंदों को मारा तो हमारा किंग शासेक तुम्हें जिंदा
नहीं छोड़ेगा। और उसी वक्त एफान उसके पीछे आ गया। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे यंग मास्टर को मार दिया था। मुझे तो लगा था कि तुम्हारा कोई होली सेंट बदला लेने के लिए यहाँ आएगा, मगर तुम तो एक मामूली से कल्टीवेटर हो। और अब एफान ने उसे भी एक ही फटके में उड़ा दिया। साथ ही लेब और वांगशु भी अपनी तेज रफ्तार के साथ उन सभी की धुलाई करते हुए उन सभी को खत्म कर देते हैं। इनका तो बस लीडर ही जिंदा बचा था, लेकिन क्लैन के लोग तो इससे और भी ज्यादा पैनिक हो गए। वो कह रहे थे कि ये लोग किंगशा सेक्ट से बिलोंग करते हैं। अब तुमने इन्हें मारा तो और लोग बदला लेने के लिए यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब तो हमारा क्लैन और भी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। और सभी लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज होकर एफान से ही सवाल पूछने लगे, जिस पर एफान कह रहा था कि टेंशन मत लो, बदला लेने के लिए किंगशा सेक्ट का जिंदा बचना जरूरी है। और अब एफान उसी बंदे की मदद से किंगशा गेट के सामने पहुंच गया। वो कहता है कि इस सेक्ट में जितने भी इवल लोग हैं वो मारे जाएंगे और जो बच गए वो हमारे सेक्ट को ज्वाइन करेंगे। वैसे भी किंगशा सेक्ट का फाउंडेशन बेकार है, तो हम इस सेक्ट को अपने कंट्रोल में लेने वाले हैं। जिस पर वो बंदा कहने लगा कि कहीं तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया क्या? तुम सिर्फ 3 लोग मेरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय करोगे? यकीन मानो आज तुम यहाँ से जिंदा वापस तो नहीं जाने वाले। जो सुनते साथ ही उस बंदे को एक ही लात में सेक्ट का गेट ओपन करते हुए सीधे अंदर डिलीवर्ड किया गया। एफान बड़े ही स्टाइल के साथ किंगशा सेक्ट के बंदों से कहने लगा कि जाओ जाकर अपने मास्टर को बता दो कि मैं यहाँ पर अपना सेक्ट एस्टेब्लिश करने वाला हूँ, तो वो कहीं और जाकर शिफ्ट हो जाए। जो सुनते साथ ही उन लोगों ने एफान पर अटैक चार्ज किए, मगर लेब और वांगशु उनकी धुलाई करना शुरू कर देते हैं। और फिर एफान ने भी अपनी तूफानी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया। इस एक ही पंच में न जाने कितने सारे बंदे घायल होकर नीचे पटक चुके थे और डर के मारे एफान से पूछने लगे कि भाई बता तो एग्जैक्टली है कौन? जिस पर एफान कहता है कि मैं तुम्हारा होने वाला सेक्ट मास्टर हूँ। अब ये सुनते साथ ही कुछ लोग तो वहाँ से भागने लगते हैं। जो देख एफान कह रहा था कि मुझे गद्दार लोग नहीं चाहिए। लेबो वांगशु जाओ जाकर उन सभी को खत्म कर दो। जो लोग सेक्ट छोड़कर भागना चाहते हैं ऐसे गद्दारों की हमें कोई जरूरत नहीं। और अब एफान किंगशा सेक्ट के मास्टर को ढूंढने लगा। वो कह रहा था कि जल्दी से मेरे सामने आ जाओ, वरना मैं ये समझूंगा कि तुम ये फैक्शन बिना कोई फाइट करे ही मेरे हवाले कर रहे हैं। जिस पर वो मास्टर कहता है कि बच्चे क्या तुझे पता भी है तू कौन से सेक्ट के खिलाफ जा रहा? तो एफान कहने लगा कि मैं तो ये जानता ही नहीं था कि जो लोग मासूमों को लूट कर उन्हें खत्म करते हैं ऐसे चोरों का भी कोई सेक्ट होगा। तो मास्टर टाओ उसे बताने लगा कि ये नॉर्थ कॉन्टिनेंट है, जो पावरफुल होगा बस वही यहाँ पर ग्रो करेगा और जो कमजोर है उसे तो मरना पड़ेगा। लेकिन यहाँ का अत्याचार हम जल्दी खत्म करेंगे। जब मेरा किंगशा सेक्ट ग्रो होगा उस वक्त हम बैंडिट्स का भी सफाया करेंगे। तब तक वहाँ पर कुछ और भी एल्डर्स पहुँच चुके थे। एफान उनसे कहने लगा कि माफ करना एल्डर, लेकिन तुम लोगों को ग्रो होने का मौका ही नहीं मिलने वाला। और इतना कहते साथ ही एफान ने अपने पावर्स को एक्टिवेट कर लिया। तो एल्डर अपने फ्लाइंग सोर्ड वाले फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए एफान पर अटैक करना शुरू कर देता है। वहीं पर एफान भी अपनी तेज रफ्तार के साथ उन्हें डॉज करने लगा। साथ ही वो वॉइड का यूज करते हुए एल्डर पर पूरी तरह से हावी हो गया। अपने बंदों को इस तरह से मार खाता हुआ देख मास्टर टाओ तो काफी ज्यादा भड़क जाता है। इसी दरमियान एक एल्डर एफान से पूछ रहा था कि बता तू कहां से आया है? इतना ही नहीं उसने अपनी एक लात में एफान को हवा में उड़ा दिया, मगर एफान नीचे आते साथ ही उस पर लाते जड़ते हुए कहने लगा कि तू उस लायक नहीं जो मैं तेरे सामने खुद को इंट्रोड्यूस करूं। और अब एफान ने उसे वॉइड का यूज करते हुए जमीन पर पटक दिया। जो देख मास्टर टाओ ने अपनी एक डिवाइन एबिलिटी को एक्टिवेट कर लिया था, जो कि पेटल्स की फॉर्म में जाकर एफान पर अटैक करना शुरू कर देती है। वेल इस एबिलिटी को ब्लैक लोटस बर्निंग सोल कहा जाता था। साथ ही एफान ने देखा कि सारे एल्डर्स मिलकर उसी टेक्निक का यूज कर उस पर अटैक कर रहे हैं, जिसके चलते वहाँ पर एक लोटस भी फॉर्म हो गया था। तो एफान ने डिसाइड किया कि यहाँ पर वो गॉड किंग जियांग टाइशो ने सिखाई हुई सीक्रेट टेक्निक का यूज करेगा। और उस टेक्निक का यूज करते साथ ही एफान उस लोटस को ब्रेक करके उसमें से बाहर आ जाता है। जो देखो एल्डर उससे हैरान होकर पूछ रहे थे कि बच्चे बता तूने कौन सी मूव का यूज किया है? जिस पर एफान कह रहा था कि मेरी टेक्निक को सीखने के लिए तेरे पास उतना दिमाग नहीं है। और अब एफान ने भी अपना एक लोटस फॉर्म कर लिया। यहाँ पर एफान की पेटल्स और उस एल्डर की पेटल्स में क्लैश हो रहे थे, मगर एफान की मूव पूरी तरह से डोमिनेट करते हुए वहाँ पर पेटल्स का एक बहुत बड़ा टोर्नेडो फॉर्म कर लेती है, जिसने मास्टर टाओ को बुरी तरह से घायल करते हुए
खत्म कर दिया। इधर ये दोनों एल्डर्स कह रहे थे कि ऐसी टेक्निक तो बस जियांग टाइशू के पास थी, मगर वो बंदा तो 5000 साल पहले ही मर चुका है। इधर एफान कह रहा था कि राज करने के लिए प्रजा की जरूरत होती है, इसलिए मैं तुम लोगों को नहीं मारूंगा। साथ ही उन एल्डर्स ने भी एफान के सामने घुटने टेक दिए। सो इस तरह से किंगशिया सेक्ट पर एफान ने कब्जा कर लिया था, मगर उसने अपने सेक्ट का नाम लिंग यिन रखा, जिसका मतलब है बुलंद आवाज। साथ ही एफान ने जिन मास्टर्स को जिंदा छोड़ा था उन्हें इस फैक्शन के जनरल बना दिया, और जितने भी डिसाइपल जिंदा बचे थे वो एफान के सेक्ट में ज्वाइन हो गए। और अब एफान इन लोगों की ट्रेजर वॉल्ट को चेक करता है, जहाँ पर ढेर सारे क्रिस्टल्स थे, मगर वो दो एल्डर्स एफान को बताते हैं कि इसमें से हमें कुछ सोर्सेस शुआनिया केव के ली हुआ सेक्ट को देने पड़ेंगे। हमारे पास कोई पावरफुल लीडर नहीं था, तो हमें प्रोटेक्शन के तौर पर पेमेंट करनी पड़ती है, और प्लीज आप उनसे पंगे लेने मत जाना। ऐसा कहा जाता है कि उनके पास एक पावरफुल सेंट है, अगर शुआनिया केव में कोई जीत सकता है तो वो काम बस 13 बैंडिट ही कर सकते। जिस पर एफान कह रहा था कि पहला तो मैं उस केव को ऑब्जर्व करने जाऊंगा, देखते हैं कि वहाँ का माहौल एग्जैक्टली है कैसा, उसके बाद हम आगे की प्लानिंग बनाएंगे, और फिर फुल टू प्लान करने के बाद उन पर अटैक होगा। सो अब एफान प्लानिंग के मुताबिक शुआनिया केव में पहुंच जाता है। वेल एफान ने अपना फॉर्म बदल लिया था। वो पहरेदार को बताने लगा कि हम किंगशिया सेक्ट के मेंबर हैं, यहाँ पर इस महीने की ऑफरिंग देने आए थे, तो उन्हें तुरंत ही केव में जाने की परमिशन मिल गई। लेबो एफान से पूछ रहा था कि भाई तुम्हारा ये फॉर्म भरोसे के लायक तो है ना, वरना हम गलत टाइम पर एक्सपोज हो जाएंगे। जिस पर एफान कह रहा था कि ये टेक्निक मैंने हेवनली सोर्स बुक से सीखी है, तुम इसका टेंशन मत लो। तो लेबो उससे पूछने लगा कि जरा बताओगी तुमने इसकी प्रैक्टिस कब की थी। तो एफान उसे जवाब देते हुए कहने लगा कि यहाँ आने के 5 मिनट पहले, इनफैक्ट मैं अभी भी उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जो सुनकर लेबो कह रहा था कि फिर तो हम लोग गए काम से, और अब इनके सामने मेन गेट ओपन हो गया। एफान इस जगह को काफी केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा था। उसने देखा कि एक बंदा हवा में फ्लोट करते हुए कल्टिवेट कर रहा, जो कि यहाँ का मास्टर था। साथ ही शुआनिया केव का बंदा इनसे कहने लगा कि हाल ही में 13 बैंडिट्स हमारी केव में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी एक्टिविटी पर ध्यान रखना। इधर एफान को वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा महसूस हो रही थी। वो इतना तो समझ गया कि यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन मौजूद है, और अब ये लोग वहाँ से जाने वाले थे कि उतने में किंगशिया सेक्ट की एक और टीम वहाँ पर पहुँच गई। वो लोग कहते हैं कि हम इस महीने के रिसोर्सेस को लेके आए हैं। अब एफान को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग है कौन, क्योंकि जहाँ तक वो जानता है उसने किंगशिया सेक्ट को खुद ही डिस्ट्रॉय किया था, तो यकीनन ये लोग कोई बहरूपे होंगे। साथ ही शुआनिया केव के लोग भी एफान से पूछने लगे कि तुम्हारी 2 टीम्स यहाँ पर कैसे आ गई। तो एफान उन्हें बताता है कि हाल ही में हमने ढेर सारे नए बंदों को ज्वाइन किया था, तो ये उन्हीं में से एक होंगे। और अब उन बंदों को चाटे मारते हुए कहने लगा कि हमने रिसोर्सेस को ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, चलो अब जल्दी से यहाँ से दफा हो जाएंगे। मगर तब तक शुआनिया केव का मास्टर कल्टीवेशन से बाहर आ गया था। वो कहता है कि ये मेरी केव है, यहाँ से तुम मेरी मर्जी से ही बाहर जाओगे। उतने में वो लोग जो बॉक्स लाए थे उसमें से आवाज आने लगी। वो कह रहा था कि मास्टर मैं तुम्हारे साथ डिनर करने आया हूँ, ऐसी बेरुखी से तो मत पेश आओ। लेकिन वो बेचारा तो अपने ही बॉक्स से बाहर निकल नहीं पा रहा था। साथ ही उसके बंदे कहते कि बॉस हमने तो बॉक्स को लॉक किया था और हम चाबी लाना भूल गए। वेल ये था बैंडिट टियानफी। ये बंदा हमेशा ऐसी ही मुश्किल सिचुएशन में फंसता रहता। तो फाइनली उस बॉक्स पर कई सारे लोगों ने लाते मार मार के टियानफी को आजाद कर दिया। तब तक एफान भी अपने असली फॉर्म में आ चुका था। वो तो एफान को अपने सामने देखकर ही काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं पर शुआनिया केव का मास्टर कह रहा था कि चलो आज चूहे और सांप एक साथ ही जाल में फंस गए, आज तो इनका खात्मा होगा। सो इस तरह से वहाँ पर मुकाबला शुरू हो चुका था। एफान और टियानफी एक साथ ही उस मास्टर पर अटैक करते हुए आपस में ही फेरी याओशी के बारे में डिस्कस करने लगे। एफान टियानफी को बता रहा था कि फेरी याओशी मेरी लवर नहीं बल्कि मेरी दुश्मन है, इसलिए प्लीज अब ये औरतों वाली बकवास करके मुझे इरिटेट मत करना। वे दोनों भले एक साथ मिलकर उस बंदे का मुकाबला कर रहे थे, मगर वो अकेला ही इन दोनों पर भारी पड़ गया। उसने वहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हुए इन्हें सप्रेस करना शुरू कर दिया था। टियानफी बताता है कि ये तो मास्टर ली का बाओशान सील है। कई सारे लोगों ने इस सील को सीखने की कोशिश की थी, मगर वो लोग फेल हो गए। वहीं पर एफान के साथ ही अपना पूरा जोर लगाकर उस सील को रोकने की कोशिश कर रहे थे। टियानफी ने देखा कि एफान कुछ भी नहीं कर रहा, तो कहता है भाई तू भी अपनी पावर्स का यूज कर, वरना मैं यहाँ से भागने वाला हूँ।
तो इरफान भी सील ऑफ माउंटेन्स एंड रिवर्स को फॉर्म कर लेता है, जो देखकर ही मास्टर ली शॉक हो गया, क्योंकि ऐसी सील फॉर्म करना आसान काम बिल्कुल नहीं था। और अब इन दोनों की सील्स में जबरदस्त क्लैश होकर इरफान की सील ने मास्टर ली के बाउशन सील को तहस नहस कर दिया, जिससे तो वो बंदा काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो इरफान से कह रहा था कि तुम किसी होली लैंड से बिलोंग नहीं करते, मगर फिर भी इतने पावरफुल हो, अगर तुम्हें पनपने दिया तो तुम आगे चलकर हमारे लिए विनाश बन जाओगे। इतना कहते साथ ही वो बंदा अपने ब्लड को सैक्रिफाइस करते हुए उस डाइस की मदद से लिवा फायर को एक्टिवेट करने लगा, जो कि किसी को भी रिफाइन कर सकती। इस तरह से वो पूरी जगह लिवा फायर में जगमगा उठी। और अब उसी फ्लेम फॉर्मेशन को कोलैप्स करते हुए मास्टर ली ने वहाँ पर अपनी एक बड़ी स्पेशल फर्नेस को बाहर निकाला। इसे फायर गॉड फर्नेस कहा जाता था। तब तक ये सभी लोग वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, मगर उस फर्नेस की पावर ने इन्हें अंदर खींच लिया। साथ ही मास्टर ली कह रहा था कि आज मैं तुम सभी को एक सबक सिखाना चाहता हूँ। अगर इस दुनिया में तुम अपना कोई मकाम बनाना चाहते हो तो तुम्हें हर एक जीनियस को मारना होगा। जीनियस को खत्म करते हुए आगे बढ़ो, तभी जाकर तुम शिखर पर पहुँच पाओगे। इधर ये लोग उस फर्नेस में ट्रैप हो चुके थे। साथ ही इन्हें जलाकर राख करने के लिए वहाँ पर एक फिनिक्स भी पहुँच गया। तभी टियानफे अपने साथियों को बताने लगा कि ये फायर गॉड की रियल फर्नेस नहीं है, बल्कि ये फर्नेस तो जिदाओ एम्परर वेपन से बनाई गई एक फेक प्रोडक्ट है। तो क्यों ना मैं भी अपने फेक ट्रेजर का यूज करूं। इतना कहते साथ ही टियानफे ने अपने डीमन पॉट स्वैलोइंग स्काई ट्रेजर को रिलीज कर दिया। इधर फिनिक्स इन पर अपनी गजब की फायर रिलीज करता जा रहा था, जिसे डीमन पॉट काउंटर करने लगा, मगर ये पॉट ज्यादा देर तक उस फिनिक्स के सामने टिक नहीं पाता, जिसके चलते ये लोग उस फायर से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। वहीं पर इरफान सोच रहा था कि मेरे पास गॉड किंग ने सिखाई हुई डाओ ज़ूमी टेक्निक है, जिसे अलग अलग तरीकों से यूज किया जा सकता। तो इरफान ने भी अपनी कोल्ड्रन को बाहर निकाल कर उस फिनिक्स पर अटैक करना शुरू कर दिए। और अब वो डाओ ज़ूमी का यूज करते हुए इस परिंदे को अपने फर्नेस के नीचे सप्रेस कर देता है। इरफान ने देखा कि वो परिंदा उसके अंदर काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, तो इरफान ने उस पर अपनी फ्लेम से अटैक कर दिया। इधर टियानफे कह रहा था कि मुझे भुने हुए मटन की खुशबू आ रही है, तो उसके साथी उससे कहने लगी कि ये भुना हुआ मटन नहीं बल्कि आपके पीछे आग लगी है। तो टियानफे तुरंत ही अपने तशरीफ पर लगी हुई आग को बुझाने लगा। इधर इरफान कह रहा था कि मैंने 2 आर्ट्स का यूज करके इस परिंदे को मार दिया, तो मैं अपनी इस आर्ट को नाम दूंगा फायर फिनिक्स सील बार। और अब इरफान ने उस परिंदे के एसेंस को भी हासिल किया। वो कह रहा था कि अब इस फर्नेस का एक नया मालिक बनेगा, आज के बाद मैं इसका मास्टर हूँ। इधर मास्टर ली अपना पूरा जोर लगाकर उस फर्नेस को कंट्रोल कर रहा था, मगर फर्नेस का मालिक तो अब बदल चुका है, जिसके चलते इरफान अपने साथियों के साथ गॉड फर्नेस से बाहर आ गया। वो बंदा तो ये देखकर ही काफी ज्यादा शॉक हो गया था कि अब फायर गॉड फर्नेस उसकी नहीं रही। वो कह रहा था कि ये तो इम्पॉसिबल है, बताओ तुम में से वो बंदा कौन है जिसने ये कारनामा किया। ये जरूर से किसी सुप्रीम डेटी का डिसेंडेंट होगा। और उतने में उसकी फर्नेस अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसी पर अटैक कर देती है, जिसके चलते मास्टर ली सीधा उबलते हुए लावा में थ्रो हो गया। जिसके बाद इरफान ने अपनी फर्नेस को स्टोरेज बैग में जमा कर लिया। टियानफे कह रहा था कि भाई चलो यहाँ का मामला तो सॉर्ट आउट हो चुका है, जिस पर इरफान कह रहा था ना अभी भी यहाँ पर कोई है, तुम लोग यहीं पर रुको, मैं उससे बात करके आता हूँ। और इतना कहते साथ ही इरफान वहाँ मौजूद पोर्टल में एंटर करते साथ ही एक स्पेस में पहुँच गया। उसके सामने था डीमन एम्परर, जिसने पोंगबो की बॉडी पर कब्जा किया है। वो कह रहा था इरफान तुम यहाँ भी आ गए, कहीं तुम वो टाओ स्क्रिप्चर मुझे वापस लौटाना तो नहीं चाहते। जिस पर इरफान कह रहा था कि जल्दी से मेरे दोस्त की बॉडी को आजाद कर दे और मैं अभी वो टाओ स्क्रिप्चर तुम्हारे हवाले करूंगा। तो एम्परर से कहता है कि अब तो ये बॉडी मेरी हो गई, भला मैं मेरी चीज को तुम्हारे हवाले क्यों करूंगा। जिस पर इरफान कह रहा था कि तेरे पास तो तेरा खुद का कुछ भी नहीं, तेरी बात तो पहले ही डेड एंड पर पहुंच गई है। जिस पर वो डीमन एम्परर कहने लगा कि प्लीज ऐसी बातें मत करो, मेरी जर्नी की तो अभी तक शुरुआत भी नहीं हुई। वैसे मैं तुम्हारी बॉडी को पजेस करना चाहता था, मगर उस वक्त तुम मेरे हाथ नहीं लगे, और आज तुम खुद होकर मेरे पास आए हो, तो ये मौका मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। जो सुनते साथ ही इरफान ने उस पर पंच हिट करने की कोशिश की, मगर एम्परर उसे होल्ड करते हुए अपनी ऑरा का यूज करके इरफान पर अटैक करना शुरू कर देता है। इन दोनों के दरमियान एक इंटेंस बैटल का आगाज हो चुका था, जिसमें इरफान डीमन एम्परर पर पूरी तरह से भारी पड़ जाता है। वो कह रहा था कि जल्दी से मेरे दोस्त की बॉडी से दफा हो जा, और अब इरफान उस पर एक पंच हिट कर पाई, इससे पहले वो एम्परर पोंगबो को उसके सामने पेश कर चुका। पोंगबो इरफान से कह रहा था कि मेरे भाई जल्दी से यहाँ से बाहर चले जाओ, मैं इस डीमन को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाऊंगा। जो सुनते साथ ही इरफान ने उसका हाथ पकड़ लिया, मगर पोंगबो उस पर एक जोरदार लात जड़ के उसे नीचे पटक देता है। वो इरफान से कह रहा था कि इंसानी जज्बात काफी ज्यादा अजीब है, देखो
देखो तो मैंने कितनी आसानी से तुम्हें चकमा दे दिया। साथ ही वो एम्परर पोंगबो को भी बार बार उसके सामने ला रहा था। तो पोंगबो एफान से कहने लगा कि प्लीज मुझे खत्म कर दो, कम से कम मैं इस शैतान की कैद से तो आजाद हो जाऊंगा, मुझे मारो या फिर यहाँ से चले जाओ। उसकी बातें सुनकर एफान को भी तकलीफ होने लगी। एम्परर उससे कह रहा था कि मैं जल्द ही तेरे दोस्त के कॉन्शियसनेस को रिफाइन करने वाला हूँ, उसके बाद वो भी मरेगा और तू भी मरेगा। एफान तो उसकी बातों से ही काफी ज्यादा भड़क उठा। वो अपने एक्सट्रीम पावर को एक्टिवेट करते हुए एम्परर पर पंच हिट करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डीमन एम्परर ने तो अपने फिंगर से ही एफान को ऑन दी स्पॉट रोक दिया। वो कह रहा था कि तुम टैलेंटेड हो, मगर इतने भी नहीं कि मुझे खत्म कर सको, चलो अब जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। और इतना कहते साथ ही उसने एफान को हल्के से पुश करते हुए उस राउंड से बाहर फेंक दिया। एफान के दोस्त उससे पूछ रहे थे कि भाई तुम ठीक तो हो ना, मगर उसका पूरा ध्यान उस डीमन एम्परर पर था। इधर डीमन एम्परर कहने लगा कि ये बंदा तो काफी ज्यादा पावरफुल बना है, उसने मेरे सी ऑफ कॉन्शियसनेस को डैमेज किया, अब मुझे कुछ भी करके अपनी प्रोग्रेस को स्पीड अप करना ही होगा, वरना वो बंदा वापस आकर सीधे मुझे रिफाइन कर लेगा। अब अगली सीन में हम देख पाते हैं कि एफान उस डीमन एम्परर की बातों से इतना अफेक्ट हुआ कि वो अपने कल्टीवेशन पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। वो कहता है कि मुझे स्टार स्काई एंशिएंट रोड पर जाना पड़ेगा। अब अगले सीन में हमें स्टोन विलेज का सेलिब्रेशन दिखाया गया। वहीं पर एल्डर जैंग एफान के साथ ड्रिंक करने पहुंच गए। एफान उन्हें बता रहा था कि टाइम काफी तेजी से भाग रहा है, मैं नहीं जानता कि मैं घर वापस कब जा पाऊंगा, मुझे लगा था कि डाओ पैलेस रन पर जाने के बाद मैं इतना ताकतवर बन जाऊं कि अपने दोस्तों को लेकर घर जाने का रास्ता ढूंढ सकता हूँ, लेकिन ये पावर तो अभी भी सफिशिएंट नहीं है और ना ही मेरे पास ज्यादा वक्त बचा है। जब भी ब्रेक थ्रू करने जाओ मुझे ढेर सारे पावर सोर्सेस की जरूरत पड़ती। अब आप ही बताएं मैं इतने सारे पावर सोर्सेस बार बार कहां से लाऊंगा। जिस पर एल्डर जैंग कहने लगे कि मेरे पास एक तरीका है। तो एफान तुरंत ही उस ऑप्शन के बारे में उनसे पूछने लगा, लेकिन एल्डर कुछ बता पाए इससे पहले लेब और वांगशु एफान से कहते हैं कि इस बुढ़े की बातों पर यकीन मत करना, इनकी एज अब काफी ज्यादा हो गई तो ये पूरी तरह से सठिया गए हैं। एल्डर को तो इन दोनों की बातों पर गुस्सा आ रहा था, मगर वो क्या ही कर सकते, आफ्टर ऑल ये के ग्रैंडसन्स हैं। सो अब एल्डर जैंग एफान को बताने लगे कि पावर सोर्सेस को टेम्पररी बेसिस पर याओची होली लैंड के स्टोन मार्शल अरीना में स्टोर किया जाता। जिस पर एफान कह रहा था हाँ मैं इसके बारे में जानता हूँ, कुछ दिनों के बाद ही उन्हीं सोर्सेस को इमॉर्टल स्टोन अरीना में भेज दिया जाता। तो जैंग कहते हैं कि उन्हीं सोर्सेस में से 7 क्रिस्टल ऐसे हैं जो कि टाइचू एंशिएंट माइन से बिलोंग करते। टाइचू एंशिएंट माइन काफी भयानक जगह मानी जाती। फिलहाल उस पर एक सील लगा है, मगर वो सील अब अनस्टेबल हो रहा। अगर गलती से भी वो सील वहाँ से हट गया तो न जाने कितने ही सारे भयानक बीस्ट वहाँ से बाहर आकर हमारी दुनिया में तबाही मचा देंगे। तो मेरे ख्याल से याओची होली लैंड के लोग जरूर से उस टाइचू एंशिएंट माइन में जाने वाले हैं ताकि वहाँ से एंशिएंट पावर रिसोर्सेस हासिल करके उस सील को स्टेबल किया जाए। तो उस वक्त तुम भी उस माइन में एंटर कर सकते हो, वहाँ पर तुम्हें एंशिएंट पावर रिसोर्सेस मिलने के चांसेस होंगे। उन पावर सोर्सेस की मदद से तुम्हारी कल्टीवेशन तेजी के साथ ग्रो हो जाएगी। साथ ही उन्होंने एफान को उनके एंसेस्टर जैंगलिन का मैन्युस्क्रिप्ट भी दे दिया, जिस पर जैंगलिन ने रिटर्न टू सोर्सेस थ्योरी को लिखा हुआ था। तो एफान तुरंत ही उसे पढ़ने लगता है। उसमें टाइचू एंशिएंट माइन के बारे में लिखा गया था। इस मैन्युस्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग एंशिएंट माइन में एक ऐसा इलाका था जहाँ पर काफी लार्ज अमाउंट में सोर्सेस पाए जाने के चांसेस थे। यहाँ मौजूद हर एक पावर सोर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो एफान कहने लगा कि वैसे भी याओची होली लैंड के लोग वहाँ पर जाने वाले हैं, तो हम भी कोशिश कर ही सकते, क्या पता हमें भी सक्सेस मिल जाए। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि एल्डर जैंग अपने दोनों ग्रैंड सन्स पर काफी ज्यादा भड़क गए, क्योंकि वो लोग भी एफान के साथ टाइचू एंशिएंट माइन में जाने की जिद कर रहे थे। एल्डर कहते हैं कि तुम दोनों किसी काम के नहीं हो, वहाँ जाकर तुम एफान की ही मुसीबतों को बढ़ा दोगे। जिस पर वांगशु कह रहा था कि हम दोनों भाई तो एफान के 2 हाथ हैं, हम तो पूरी तरह से उसकी मदद करेंगे। तो एफान कहता है हाँ तुम दोनों भी मेरे हाथ हो, लेकिन वहाँ आओगे मेरे साथ तो मैं अपने दोनों हाथों को खो दूंगा, इसलिए तुम दोनों यहीं पर रुक जाओ। उतने में टियान फेई कहने लगा कि उस माइन पर एक एंशिएंट फॉरबिडन जोन लगा हुआ है, न जाने कितने ही सेंट लेवल के मास्टर्स वहाँ पर जाकर मारे गए, लेकिन अब उनके जैसे टैलेंटेड बंदे की तो बात ही कुछ और है। मैं तो उस माइन में 2 बार जाकर वापिस आया हूँ। अब ये सुनते साथ ही सभी लोग शॉक हो गए। टियान फेई कह रहा था कि मेरा एक ऐसा कॉन्टैक्ट है जो तुम्हें उस माइन तक पहुँचा सकता। मैं पर्सनली तो उस बंदे से नहीं मिला, लेकिन तुम्हारी मुलाकात उससे करवा सकता हूँ। अब अगले
अगले सीन में हम याओची होली लैंड की सेंटेस को देख पाते हैं, जो कि याओगांग होली लैंड के हॉल में पहुंच गई थी। तो याओगांग का मास्टर उससे पूछ रहा था कि बताए सेंटेस, आपका यहाँ पर आना कैसे हुआ? आप तो याओची होली लैंड को छोड़कर कहीं नहीं जाती। तो होली सेंटेस उन्हें बताने लगी कि हजारों सालों से हमारा याओची होली लैंड पावर सोर्सेस पर काबू रख रहा है। ये काम हम हेवनली सोर्सेस की पावर का यूज करके करते आ रहे, लेकिन अब हेवनली सोर्सेस की तादाद कम हो गई। अब अगर हमने स्टोन्स को मैच्योर होने से पहले ही ओपन किया तो तबाही मचेगी। हमें सोर्सेस को सप्रेस करने में आपकी हेल्प चाहिए। जिस पर याओगांग का मास्टर कह रहा था कि हमारे पास तो ऐसा कोई शख्स नहीं जो कि सोर्सेस को सप्रेस करने की काबिलियत रखता हो, और ये बात आपको भी अच्छे से पता थी, यानी कि आपका यहाँ पर आने का एक और मकसद जरूर होगा। तो याओची सेंटेस कहती है कि मैं टाइचू एंशिएंट माइन में जाना चाहती हूँ और वहाँ पर मुझे आपकी याओगांग की मदद की जरूरत पड़ेगी। जिस पर वो बंदा कहने लगा कि आप तो जियांग फैमिली से भी मदद मांग सकती थी, फिर आप हमारे पास ही क्यों आई हो? जिस पर सेंटेस कहती है कि जियांग फैमिली ने जब लास्ट बार माइन को विजिट किया था तब उस पूरी जगह पर उन्होंने तबाही मचा दी, तो पता नहीं इस बार वो क्या करेंगे। जियांग फैमिली को कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो बंदा उससे कहता है कि हमारे पास भी तो पावरफुल लोग नहीं। जिस पर सेंटेस कह रही थी कि आपके पास फेरी याओशी और होली सन है। अब अगले सीन में हमें सोर्स सिटी का नजारा दिखाया गया। ये वही इलाका था जहाँ पर सभी होली लैंड्स ने अपने अपने एरियाज को बांट लिया था। यही से हर एक माइनिंग एरियाज की स्टोन को अलग अलग फैक्शंस में बांटा जाता था, और यहाँ से 30 मील की दूरी पर है टाइचू एंशिएंट माइन। वेले सारी इन्फॉर्मेशन टियानफे ये फान को बता रहा था। वो कहता है भाई तूने फेरी याओशी को जिस टैलेंट के साथ पटाया था उससे मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ। लड़कियां पटाने का तेरा टैलेंट तो वाकई अमेजिंग है, इसी वजह से तो मैं तेरी मदद करने यहाँ चला आया। जिस पर एफान कह रहा था कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने बोला था कि यहाँ पर तुम्हारा कोई कांटेक्ट था, तो बताओ बंदा कहाँ पर होगा? जिस पर टियानफे कहने लगा कि रुको मैं अभी तुम्हें उससे मिलवा देता हूँ, और फिर वहाँ पर एक चूहा पहुँच गया। टियानफे कहता है कि ये चूहा ही हमें उस बंदे तक पहुँचा सकता है, बस हमें इसके वापिस आने का इंतजार करना होगा। जो सुनकर एफान इरिटेट होते हुए कह रहा था कि अरे यार ये बंदा भी भरोसे के लायक नहीं है। उतने में वहाँ मौजूद लोग कहने लगे कि अरे वो देखो याओची होली लैंड की सेंटेस यहाँ पर आई हुई है, काश हमें उस सेंटेस की एक झलक मिल जाए। उतने में टियानफे एफान से कहता है कि भाई अब इस वाली लड़की को पटाने में तू मेरी मदद करेगा। वो तो सीधे उस कैरेज की तरफ जाने वाला था, मगर एफान ने उसे रोक लिया। तो टियानफे कहता है कि भाई अब ये मत बोलना कि तू इस बंदी को भी पटाना चाहता है। तूने याओगांग होली लैंड की फेरी याओशी को ऑलरेडी मुझसे छीन लिया है, लेकिन अब ये याओची होली लैंड की सेंटेस मेरी होगी। तो एफान उससे कहता है कि दिलों के मामले जल्दबाजी में नहीं किए जाते, वरना वो सेंटेस तुझे टपोरी समझ लेगी। मेरे पास एक गजब का आइडिया है और तुझे उसी बात को फॉलो करना पड़ेगा। तो टियानफे तुरंत ही उसकी बात मान जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से एफान तो एक लव गुरु था। सब एफान एक बड़े से टावर पर पहुंच गया। उसने देखा कि कैरेज जिस ब्रिज के नीचे से जा रही उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी बेल है। तो एफान ने अपने स्क्रिप्चर की मदद से उस बेल को कट ऑफ कर दिया, जिसके चलते वो बेल सीधे कैरेज पर जाकर हिट हो जाती है। और अब प्लान के अकॉर्डिंग टियानफे अपनी जान पर खेलकर उस कैरेज को सेफली लैंड करवा देता है। वो कह रहा था कि अच्छा हुआ मैं सही टाइम पर यहाँ चला आया, वरना ये कैरेज भी डिस्ट्रॉय हो जाती और इसके अंदर बैठे हुए शख्स को भी चोट लग जाती। वैसे मैं तो अपना नाम बताना ही भूल गया। और अब वो तुरंत ही कैरेज का कर्टन हटा देता है। उसने देखा कि उस कैरेज में सेंटेस अकेली ना होकर उसके साथ याओगांग को होली सन और फेरी याओशी भी थी। फेरी याओशी ने तो टियानफे को अपने सामने देखते साथ ही उसे एक ही फटके में नीचे पटक दिया। वो उससे गुस्से में पूछने लगी कि तू अकेला यहाँ पर कैसे आ गया? वो तेरा लफंडर दोस्त एफान कहाँ पर है? जिस पर टियानफे कह रहा था बाप रे कैसी जालिम लड़की है यार, अपने ही बॉयफ्रेंड को लफंडर बोल रही। अब याओशी को तो टियानफे की धुलाई करनी थी, मगर उतने में होली सन फिर याओशी से कहने लगा कि हमारे पास इस बेवकूफ पर जाया करने के लिए वक्त नहीं है, जल्दी से कैरेज में वापस आ जाओ। तो फिर याओशी भी वहाँ से चली गई, लेकिन तब तक याओगांग के कल्टीवेटर्स टियानफे के पीछे पड़ गए। वो बंदा तो उनसे अपनी जान बचाकर जैसे तैसे भाग रहा था। इधर एफान ने देखा कि टियानफे के लड़की पटाने के चक्कर की वजह से यहाँ पर भगदड़ मच गई। जुदे को कह रहा था कि ये बंदा तो लेब और वांगशु से भी ज्यादा बेवकूफ है। पता नहीं मुझे एक सॉलिड और समझदार
पार्टनर क्यों नहीं मिलता। और अब इरफान अपना फॉर्म बदलकर टियानफी की मदद करने पहुंच गया। टियानफी तो अपने दोस्त का ये फॉर्म देखकर और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और अब ये लोग याओगवांग के लोगों से जैसे तैसे अपना पीछा छुड़वाने लगे। साथ ही इन्हें उस चूहे को भी फॉलो करना था जो कि इन्हें इनके कांटेक्ट तक पहुंचा देगा। सो ये लोग सोर्स सिटी में तबाही मचाते हुए उस चूहे को फॉलो करते हुए काफी दूर पहुंच गए। इस इलाके में उन्हें काफी अजीब सी स्मेल आ रही थी, मगर उस चूहे के अकॉर्डिंग इनका कांटेक्ट यही कहीं आसपास होगा। साथ ही याओगवांग के डिसाइपल्स ने भी इनका पीछा छोड़ दिया था। वहीं पर टियानफी कह रहा था कि चलो अब हम उस बंदे के इलाके में आ गए जो हमें टाइचू एंशिएंट माइंस में ले जा सकता। वो बंदा कई सारे इलीगल काम भी करता है, जैसे कि रिसोर्सेज को ट्रांसपोर्ट करना हो या फिर किसी का कत्ल करवाना हो। मैंने सुना था कि जी फैमिली ने तुम्हारे सिर पर बहुत बड़ा इनाम रखा है, तो तुम इस बंदे से थोड़ा सा बच के रहना, वरना ये तुम्हें भी मार देगा। जिस पर इरफान कह रहा था कि मेरी फिक्र मत करो, मेरे पास एक बहुत ही अमेजिंग सी शेप शिफ्टिंग की टेक्निक है। अगर मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर का भी फॉर्म लूं तो भी तुम मुझे पहचान नहीं सकते। और अब इन दोनों ने वहाँ का दरवाजा ओपन किया, मगर दरवाजे के नाम पर ये लोग सीधे नीचे आ चुके थे। साथ ही उन्हें उस बंदे की भी आवाज आई। वो कह रहा था कि शायद हमारा मिलना तय था, हाँ लेकिन मैं फ्री में कोई काम नहीं करता। तो इरफान ने रिसोर्सेज का एक पाउच सीधे उसे ऑफर कर दिया। उस बंदे से कह रहा था कि मैं टाइचू एंशिएंट माइन को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो बंदा कह रहा था कि सामने पड़ी हुई स्टिक में से कोई एक उठा लो, अगर उसका साइन पॉजिटिव रहा तो ही मैं इस मिशन पर चल सकता हूँ। तो इरफान ने तुरंत एक स्टिक उठा ली जिस पर लिखा हुआ था बकरा। जो देखो बंदा कह रहा था कि बकरे की तो बलि दी जाती, शायद ये ट्रिप तुम्हारे लिए एक डिजास्टर साबित होगी। तो इरफान ने एक और रिसोर्सेज की बैग उस बंदे को ऑफर करी। अब उस बैग को देखते साथ ही वो बंदा तुरंत इनके सामने आ जाता है। वो कह रहा था कि जी फैमिली इरफान नाम के बंदे को मारना चाहती है, कहीं तुम दोनों में से कोई इरफान तो नहीं है, क्योंकि अगर मैंने इरफान को मारा तो मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। जिस पर इरफान कह रहा था कि मेरा नाम फेंग है, मैं नहीं जानता कि आप किस बंदे की बात कर रहे हो। अगर तुम्हें मेरा मिशन एक्सेप्ट करना है तो मैं तुम्हें और भी बड़ी कीमत दूंगा। इतना कहते साथ ही वो टियानफी से ढेर सारे रिसोर्सेज उधार ले लेता है। बेचारे टियानफी की तो दिल पर छुरियां चल रही थी, क्योंकि इरफान ने उसकी सारी पोजीशन पर कब्जा कर लिया। तब तक वो बंदा अपने स्मोकिंग पाइप में वो सारे पावर सोर्सेस उठा लेता है और अब इरफान उसके साथ रवाना हो गया। वो टियानफी को अपने साथ नहीं ले जाता क्योंकि वो जगह खतरनाक थी। सो इस तरह से इरफान का एक नया रोमांचक एडवेंचर शुरू होने वाला है। ये आर्क इस कहानी में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो प्लीज स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।